Everybody, this is Tanish Pratap. Today we have Vishwadeep with us. He has cracked HackerRank and he's working in HackerRank. So he will be like telling you about his experience in HackerRank and how he cracked it and his tech career. So hi guys, I'm Vishwadeep. I just graduated from IIT Mandi. I've been working in HackerRank since the past 6 months. I've joined as a SD intern. Now I got converted as a full-time software engineer. I was interested in software engineering since a very long time. I had previously interned at BNY, and I have also been a Google Summer of Code contributor to the Linux Foundation. Most of the cases, what happens is when people want to crack companies like HackerRank, BNY, and even want to do open source. So, how do you suggest if somebody is a very new in this coding domain or pressure or somewhat? So first, you start by gaining hands-on knowledge with some programming languages. So programming languages, it can be Python, it can be C++, it can be Java, anything. There is no restriction based on which programming language you should work in. But yeah, so let's say you have chosen C++. First step is to get syntactical awareness of it. Syntactical awareness, yes, in this age of AI, it's not that much necessary to know coding entirely, but for the coding assessments and online assessments that take place, you still need to know coding to some extent because they still do not allow AI usage in that. So yeah, they also check your problem solving skills and problem solving skills तो मतलब करने से ही बढ़ती है. तो वही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए पहले. गेट नोइंग गेट अ गुड नो हाउ ऑफ द सिंटैक्स. फिर उससे यू स्टार्ट बिल्डिंग सम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स. देखो, डीएसए इज नेसेसरी. आई वोंट से कि डीएसए इज नॉट नेसेसरी, बट एक बार ओए क्लियर कर लो एंड देन मोस्ट ऑफ द कंपनीज तुम्हारे प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा वेटेज देती है. इट्स नॉट कि प्रोजेक्ट्स की वेटेज होती नहीं है. एंड लोग मिस्टेक करते हैं कि कभी कभी वो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते कॉलेज लाइफ में, एंड देन फाइनली जब कॉलेज प्रोजेक्ट्स पूछते हैं देन रेज्यूमे में दे यूज समवन एल्सेस प्रोजेक्ट. लेट्स से तुम्हारे दोस्त ने कुछ और प्रोजेक्ट बनाया है एंड यू यूज दैट. बट फिर जाके वो इंटरव्यू में, बिकॉज इंटरव्यूअर्स सालों से इंटरव्यूज ले रहे हैं, इट्स नॉट दैट दे आर न्यू टू द गेम. तो अगर तुमने प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाया है एंड यू लाइक मतलब किसी और का प्रोजेक्ट चिपका दिया बेसिकली, तो उससे दे अंडरस्टैंड दैट. एंड अगर उनको पता चल गया एंड देन तो तुम्हारा चांस खत्म. सो प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट. ऑन प्रोजेक्ट्स करते करते तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नो हाउ की और ज्यादा लाइक यू गेट अ लॉट मोर आइडिया अबाउट दैट. इट्स मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही आफ्टर ऑल तुम्हारा यूज होगा, क्योंकि फाइनली तुम्हें वही करना है. तो वंस यू डू दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तुम जाओ डीएसए में. डीएसए में देर इज लीड कोड, देर इज कोड फोर्सेस, कोड शेफ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. देर इज अ लॉट. सो यू स्टार्ट विथ लीड कोड, इजी लेवल क्वेश्चंस करो, थोड़ा अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाओ. डीएसए एक बार यू गेट यूज टू इट, यू गो टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज लेस अबाउट लाइक just solving the project, just solving the question, and more about solving it in the given time frame and in the most optimized way ever. So उससे तुम्हारा क्या बोलते हैं, द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस ये बेटर होंगी. तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बेटर होंगी बिकॉज इन द ओए ऑल दिस इज व्हाट इज नेसेसरी. मैंने सुना है कि काफी लोग ओए में चीटिंग भी करते हैं, क्या ये सच है? हाँ, चीटिंग करता है. एंड मी बीइंग इन हैकर रैंक, मी बीइंग इन दैट टीम जो चीटिंग पकड़ती है एक्चुअली, सो यस, हम लोग पकड़ लेते हैं. ऐसी बात नहीं है कि वो पकड़े नहीं जाते. हाँ, बट हाँ, मतलब चीटिंग तो करते हैं. एंड अगर तुम्हारे इसमें एक बार फ्लैग लग गया देन तो तुम्हारा उस कंपनी में चांस ही चला गया. सो इट्स बेटर दैट यू प्रिपेयर. प्रिपेयर कर लोगे अगर अच्छे से एंड देन तुम्हें चीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो गिवन दैट यू हैव सम इयर्स अहेड ऑफ यू, it's better to prepare and be aware of that. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक काफी चांसेस हैं कि जो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं लाइक इन द स्टार्टिंग पॉइंट्स मोस्टली व्हाट हैपेंस इज पीपल वांट टू प्रिपेयर फॉर लाइक डीएसए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बट उनको ऐसे कोर्सेज का पता नहीं होता या कैसे जाना है कौन सा राउट सही है
like how to learn even apart from like just practicing, because काफी लोग बोलते हैं you have to practice तभी आप बेटर हो गए, बट काफी लोगों को पता नहीं होता क्या सही तरीका है प्रैक्टिस करने का, क्या क्या सही तरीका है किसी चीज को सीखने का। कहाँ से आपने रेफर किया था मोस्टली, अगर आपने सीखा कहीं से तो? हाँ, तो लेट्स गो वन बाय वन। पहले मैं बताता हूँ डीएसए। डीएसए के लिए यू कैन रेफर स्ट्राइवर्स ए टू जेड शीट, दैट इज ग्रेट। मैंने भी उसी से किया था, एंड दैट्स एक्चुअली अ फ्री रिसोर्स जो इज लाइक वेरी ग्रेट। मतलब कोर्सेज से कंपेयर कर सकते हो तुम, मतलब पेड कोर्सेज से। तो फ्री में अगर इतना अच्छा रिसोर्स मिल रहा है एंड उससे अगर करोगे तो देन मोस्टली यू विल गेट एन आइडिया ऑफ डीएसए। मैं वो नहीं बोलूंगा कि डीएसए वाला जो एक और एसडी शीट होता है वो मत करो, बट एट दिस पॉइंट अगर क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, बेटर डू द ए टू जेड शीट 450 प्रॉब्लम्स वाला। इससे यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ डीएसए, एंड अगर तुम वो वीडियो सोल्यूशंस वो जो करते हैं वो देखते हुए करते हो, देन यू विल गेट लाइक तुम्हारा डीएसए स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। गोइंग ऑन टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगेन, स्ट्राइवर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की शीट भी है उनकी, वो उसमें भी बट या वो तो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टू सम एक्सटेंट यू गेट एन आइडिया फ्रॉम दैट। बाकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मोस्टली यू गेन बाय गिविंग कॉन्टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो एज यू कीप ऑन गिविंग कॉन्टेस्ट, पहले लो रेटिंग वाले कॉन्टेस्ट दोगे, धीरे धीरे तुम्हारी रेटिंग बढ़ेगी। कुछ जैसे एक कॉन्टेस्ट हुआ, 4 क्वेश्चन हुए, तुमसे 2 क्वेश्चन बने और 2 क्वेश्चन नहीं बने, तो इट्स नॉट कि तुम वो क्वेश्चन छोड़ ही दो, कभी किया ही नहीं, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में देखेंगे 3 क्या पता बन जाए। तो तुम्हारा है कि वो 2 क्वेश्चन तुम यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो। बहुत क्रिएटर्स है जो सीपी के प्रॉब्लम्स, लेट्स से कोड फोर्सेस का कोई कॉन्टेस्ट हुआ, बहुत सारे क्रिएटर्स है जो हर क्वेश्चन के सोल्यूशन बना के रखते हैं। यू गो टू एनी ऑफ देम एंड यू अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एंड देन यू सॉल्व इट बाय हैंड, मतलब खुद से फिर से सॉल्व करके देखो। एक बार तो समझ लिए तुम, फिर 2-3 दिन बाद सेम क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देखो। अगर तुमसे बन पाया देन इट्स गुड, नहीं बन पाया तो फिर से देखो। इट्स नॉट दैट यू गिव अप ऑन अ प्रॉब्लम, बिकॉज क्या पता फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम आ जाए या फिर सेम कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आ जाए। इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम ही आएगा, सेम कॉन्सेप्ट का भी आ सकता है। एंड इफ यू डिड नॉट गेट, मतलब वो प्रॉब्लम अगर तुम वहां पे समझ नहीं पाए हो, तो फ्यूचर में जाके उस प्रॉब्लम में भी तुम कर नहीं पाओगे। सो डू नॉट लीव अ प्रॉब्लम, एक दो बार तुमसे खुद से बन जाना चाहिए वो प्रॉब्लम। देन आई विल गो टू समथिंग दैट मैं बहुत ज्यादा करता था, इज ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स में यू और हैकरैंग फॉर वन, क्योंकि मैं हैकरैंग में हूँ, आई विल स्पीक ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट। एंड ऑल्सो सम अदर कंपनीज विच हैव इंटरव्यूड फॉर, दे वैल्यू ओपन सोर्स। इट्स नॉट दैट कि वैल्यू मिलती नहीं है। हैकरैंग बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, दूसरी कंपनीज कम वैल्यू करती है, बट वैल्यू मिलती है। प्रोजेक्ट्स के साथ तुम्हारा अगर ओपन सोर्स होता है, इंटरव्यूज में तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में यू हैव वर्कड ऑन थियोरेटिकल थिंग्स, ओपन सोर्स में यू वर्कड ऑन रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स। बिकॉज तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू हैवंट बीन एक्सपोज टू दैट मच इंडस्ट्री, लेट्स से इंडस्ट्री प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, वर्किंग ऑन समथिंग दैट लाइक कस्टमर्स एक्चुअली डील विथ। बट ओपन सोर्स इज अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग दैट, एंड इट शोज कंपनी दैट यू कैन वर्क ऑन समथिंग एट स्केल, एंड वही उन्हें चाहिए होता है। तो ओएस के लिए डीएसए, इंटरव्यूज के लिए सम राउंड्स आर डीएसए, सम राउंड्स आर तुम्हारा प्रोजेक्ट्स एज वेल एज ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स के लिए लेट्स टॉक अबाउट गूगल समर ऑफ कोड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बिकॉज मैंने गूगल समर ऑफ कोड किया है। तो उसमें तुम्हें यू हैव टू स्टार्ट थोड़ा सा अर्ली, लाइक एप्लीकेशन पीरियड मोस्टली मार्च में होता है, यू हैव टू स्टार्ट आई वुड से बाय दिसंबर। लोग जनवरी फरवरी में भी कर लेते हैं, बट लाइक दिसंबर में यू गो इन, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे चीजों में कंट्रीब्यूट करना शुरू करो ताकि तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ जाए ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार विजिबिलिटी बढ़ गई तो फिर यू वंस यू वर्कड ऑन सफिशिएंट लाइक सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स थिंग्स, लाइक कोई एक नया फीचर बना दिया, वो उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए थे कुछ चीजों में, कुछ फीचर्स में, वो तुमने कर दिया। तो ये सब चीजें भी मतलब ये सब चीजें दिस विल हेल्प यू गेट नोटिस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जब एप्लीकेशन पीरियड आता है, देन यू गो एंड यू लेट्स से फिर जाके तुम अपने मेंटर को बताओ कि मुझे ये प्रोजेक्ट करनी है। तो द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली इज यू गेट टाइम टू गेट नोटिस, और तुम्हारी वैल्यू उन्हें पता चलती है। एक बार तुम्हारी वैल्यू पता चली, देन वॉट एवर एप्लीकेशन यू गिव, वॉट एवर प्रोजेक्ट इज असाइन टू यू, मोस्टली चांसेस आर कि तुम्हें मिल जाएंगे, बिकॉज दे नो कि यू आर केपेबल ऑफ दैट। वो केपेबिलिटी प्रूव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है,
बट एक बार प्रूव हो गया देन इट्स एक्चुअली वेरी रिवॉर्डिंग. फिर तुम प्रोजेक्ट करते हो, यू गेट इनटू लाइक यू वर्क ऑन सम एब्सोल्युटली न्यू फीचर जो लाइक थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स यूज करेंगे. एंड दैट बिकॉज लाइक जनरल पब्लिक को भी ये पता है, जो मतलब टेक पब्लिक है उनको भी पता है कि ओपन सोर्स में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेट्स टेक लिनक्स फाउंडेशन. लिनक्स जो वो क्या बोलते हैं, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा ओपन सोर्स है. तो वही पॉइंट है कि वो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स यूज करते हैं. तो किसी ने अगर उस पर काम करा है देन दैट मीन्स दैट ही कैन वर्क ऑन लार्ज थिंग्स लाइक लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली कंपनीज, कोई भी कंपनी यूज कर रही होती है. एंड देन दे तुम्हारी वैल्यू वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड यू हैव मच मोर चांस ऑफ क्रैक. अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है, इट्स बेटर दैट यू मेक यूज ऑफ दैट टाइम एंड वर्क ऑन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज देयर सो दैट फाइनली जब तुम किसी भी ओए या किसी भी इंटरव्यू में जाओ देन यू आर इन अ वेरी गुड हायरेबल स्टेट, ताकि वैसा हो कि ठीक है. क्योंकि अभी का जो मार्केट है ना उसमें ओएस से इंटरव्यूज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है. एंड वंस यू गेट एन इंटरव्यू यू हैव टू मेक श्योर कि यू नेल ईच एंड एवरी पॉइंट, ताकि वैसा ना हो कि कुछ दिक्कत की वजह से इंटरव्यू मिस हो गए. क्योंकि वैसे इंटरव्यूज मिलने मुश्किल हो गए, उसके बाद अगर इफ यू कीप ऑन मतलब मेसिंग अप इंटरव्यूज देन फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इट्स बेटर दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू गिव द बेस्ट इन ईच एंड एवरी इंटरव्यू. And a lot of people ask me कि open source जब लोग contribute कर रहे होते हैं, like when people are contributing, can they use AI in contribution? Is it fair to use, or like can AI do the job for them? Is it like that? तो बेसिकली फॉर contributions AI, using AI is like decent enough if it's not writing the entire thing. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स से देयर इज अ बग, यू गिव इट टू एआई, वो कंप्लीट सोल्यूशन बना के देता है, तुम बस पीआर मार रहे हो. ऐसा ही करोगे तो यू विल नेवर लाइक बी गुड एट एनीथिंग. तो वैसा है कि ठीक है, ये मुझे समझ आ गया है कि कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अप्रोच करना है. आई नो. मैं एआई से गाइडेंस ले लेता हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस अप्रोच. तो वो तुम्हारा अप्रोच और ज्यादा रिफाइंड कर देगा. यू कैन यूज इट टू मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान. फिर उसको मतलब एक बार उसने प्लान बना लिया देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ठीक है ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो कैसे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. दिस इज बेसिकली कि ऐसे नहीं है ना तुम्हें कि तुम्हें बस दिखाने हैं कि यू हैव ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज कभी ना कभी तुम्हारे पास ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा जो बस एआई को प्रॉम्प्ट देने से सॉल्व नहीं होगा. तुम्हें अगर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट. एंड इट्स एंड वो अगर लेटर स्टेज पे आई देन इट कैन अफेक्ट योर रेप्यूटेशन अ लॉट. एंड लेट्स से तुमने पूरा अच्छे से लाइक पूरे पहले के टाइम में एआई से कर लिया, तुम्हारा जीसॉक प्रोजेक्ट आया, जीसॉक प्रोजेक्ट में, क्योंकि जीसॉक प्रोजेक्ट इज एक्चुअली समथिंग दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बिकॉज वो तुम्हें 3 महीने का टाइम दे रहे होते हैं वो करने के लिए. वो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल एआई प्रॉम्प्ट मारोगे और वो हो जाएगा. तो उसमें फिर तुम्हें दिक्कत आएगी. एंड उसमें दिक्कत आई तो फिर वो गंदी चीज हो जाती है कि तुम जीसॉक के लिए सिलेक्ट हुए बट तुम कंप्लीट नहीं कर पाए, तुम जाके फेल हो गए उसमें, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाए. तो इसीलिए एआई यूज करो बट नॉट कि ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय एआई एंड तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. So, like a lot of times, what happens is people do not get shortlisted into like big companies like HackerRank, क्योंकि maybe they don't have some premier institution like IIT BITS or something, or sometimes what happens they do not have those kind of skills or projects, or maybe like coding profiles like good ratings and all. So, what do you suggest? Like, if somebody has suppose 1 year of time, suppose that somebody has 1 year of time and he has to crack good placement mostly, at least in a decent company. So how do you like approach if you are in that situation and if you are not that much into coding but you have 1 year to prepare and just get into some company? Okay, so first DSA is very necessary. Hacker rank के लिए it was not that necessary, but for most companies out there, DSA is a very important thing जिसके बिना you can't do anything. तो DSA तो तुम्हें करनी ही है. After that, I'll talk to you about hacker rank. Hacker rank में I think I was the only IITian there.
तो मोस्टली देर आर पीपल फ्रॉम टियर 3 कॉलेजेस, सो इट्स नॉट कि टियर 3 कॉलेजेस हो तो यू कांट डू एनीथिंग। मेरे जो साथ में को इंटर्न्स थे, दे वर 80% फ्रॉम टियर 3 कॉलेजेस, और उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया कि वो उन्होंने रेफरल लिया और समथिंग, दे जस्ट अप्लाइड जस्ट बिकॉज द रेज्यूमे वाज गुड, दे गॉट शॉर्टलिस्टेड। तो रेज्यूमे अच्छी करना इज अ वेरी गुड थिंग। एटीएस है तुम्हारे पास, फ्री एटीएस मिल जाते हैं, उसमें जाके यू सर्च फॉर इट, रेज्यूमे वर्डेड है फॉर एग्जांपल, यू गो एंड यू सर्च कि तुम्हारा रेज्यूमे का स्कोर कैसा है। यू शुड इंश्योर दैट योर रेज्यूमे स्कोर इज एटलीस्ट 85% और अबव। 80% इज द बेयर मिनिमम, उससे नीचे होगा तो छोड़ दो, होप्स छोड़ दो। तो एटलीस्ट 85% और अबव अगर तुम्हारा रेज्यूमे स्कोर है, देन देर इज अ ग्रेटर चांस दैट यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड। देन तुम्हें एक बार रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, यू गेट योर ओएस। ओएस में अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो एंड यू गेट अ गुड स्कोर, देन मोस्टली उसके बाद जो शॉर्टलिस्टिंग आती है ओएस स्कोर्स एंड रेज्यूमेस के ऊपर, उसके में इफ यू गेट गुड यू विल गेट इनटू द इंटरव्यूज। I'll admit कि इंटरव्यूज मिलना इज a lot based on luck, क्योंकि there is a chance because companies get thousands and thousands of resumes, तो उसमें से तुम्हारा resume being shortlisted is sometimes is मतलब थोड़ा तो luck का part होता ही है। बट अगर तुम्हारा let's say resume एटीएस शॉर्टलिस्ट ही नहीं करता तो लक की बात आई नहीं। तो यू हैव टू पुट इन एफर्ट एंड देन उसके बाद यू लिव इट अप टू लक। बट हाँ, तुम्हारे साइड से कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू डू गुड इन ओएस, यू हैव टू मेक अ गुड रेज्यूमे दैट कैन गेट शॉर्टलिस्टेड। तो अभी अगर यू हैव 1 month वर्किंग ऑन योर रेज्यूमे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग तो एज आई सेड यू हैव टू गेट योर रेज्यूमे स्कोर अप, you have to get it more than 85% in any ATS, free ATS or paid ATS, whatever you want. Uh, and then you have to know your resume by heart. Basically, let's say कुछ भी चीज वो पूछ ले from your resume, your previous internship work experience, your projects, your achievements, anything. You have to make sure that you are able to defend each and every one of those things. ऐसे नहीं, क्योंकि because if at any point you falter and you say कि मतलब let's say किसी ने पूछ लिया इस प्रोजेक्ट में तुमने ये क्यों यूज किया और तुम अटक गए, तो फिर उन्हें लगेगा कि ओके ये इस बंदे ने तो ये खुद से नहीं बनाया है, इस बंदे ने कहीं से चेपा है। देन दैट पुट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, एंड अगर वो बैड इंप्रेशन आ गया देन तो योर इंटरव्यू इज मेस्ड अप फॉर दैट कंपनी एंटायरली। सो रेज्यूमे पे फोकस करो, रेज्यूमे इंप्रूव करने में फोकस करो, नो एवरीथिंग इन योर रेज्यूमे बाय हार्ट। गो फॉर डीएसए, 1 month है, यू प्रिपेयर वेल। डीएसए के एज आई सेड A to Z देख लो, अगर A to Z देखने का उतना टाइम नहीं है, वो सही करने में टाइम नहीं है, एटलीस्ट डू द एसडी शीट। एसडी शीट करो, उसके उसमें आई थिंक 190 क्वेश्चन और समथिंग है, उतने लगा लोगे देन यूल एटलीस्ट बी इन अ डिसेंट स्टेट कि तुम ओएस क्लियर कर सको, एंड ओए क्लियर करने के बाद डीएसए राउंड्स तुम क्लियर कर लो। एंड रेज्यूमेज अगर तुम्हारे अच्छे होते, यू आर वेरी गुड एट इट, यू नो एवरीथिंग बाय हार्ट, देन देयर इज अ चांस दैट इंटरव्यूज भी तुम क्लियर कर लो। There it is a lot based on luck, and the job market is not good right now, but it can be done if you like put your mind to it. So apart from that, like a lot of times people say AI CQO, AI CQO would be like AI will be the future and all these things. So is it that important to get a job in this time period? And that is the first thing. And the second thing is if you want to learn AI, how to learn AI, like which courses to refer, how to start about AI and all. हाँ, तो लर्निंग अबाउट एआई देखो, एट दिस स्टेज अभी जो मार्केट है, एआई इज इम्पोर्टेंट, एआई प्रॉम्प्टिंग थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। एज आई सेड कि तुम जब प्रोजेक्ट्स करोगे यू विल नीड टू रेफर टू एआई, वो रेफर करते करते यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू गिव बेटर प्रॉम्प्ट्स, हाउ टू वर्क बेटर। ऐसी जरूरत कुछ नहीं है कि एआई सीखो, कोर्स करो कुछ। एआई यू कैन लर्न जस्ट बाय वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स और वर्किंग ऑन समथिंग, क्योंकि तुम्हें एक बार यू स्टार्ट गिविंग प्रॉम्प्ट्स टू एआई, यू विल अंडरस्टैंड कि ओके इस काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट से ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो यू विल स्टार्ट टू नेक्स्ट टाइम तुम प्रॉम्प्टिंग करोगे यू विल मेक श्योर कि ओके ये चीज अगर एआई को डाउटफुल लग रहा है, लेट्स से मैंने उसको बोला कि तुम ये सीधा एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि सॉल्व दिस,
तो फिर वो एक काइंड ऑफ सोल्यूशन देता है। तुम्हें तब लगता है ओके नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, आई वांटेड दैट थिंग टू बी एड्रेस स्पेसिफिकली। नेक्स्ट टाइम तुम जब प्रॉम्प्ट दोगे, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस यू विल गिव की ओके आई वांट टू सॉल्व दिस बट आई वांट टू इंश्योर कि ये ऐसा हो। तो फिर द एलएलएम विल आंसर इन दैट वे। तो ऐसी देर इज नो नेसेसिटी टू लर्न एआई लाइक एज अ सेपरेट थिंग, दैट्स माय ओपिनियन, ऑब्वियसली yours can vary. But हाँ, if you when you whenever you start working on something, धीरे धीरे these skills will come up. Secondly, for the case of अभी का job market for freshers mostly, AI सीखना is not that important. If you know DSA and your coding skills and problem solving skills are good enough, to some extent your development skills are good enough, then you can go power through easily. AI सीखना is not that important and वो तुम्हारा project करते हुए ही हो जाएगा। So apart from that, like learning development, mostly like आपने कहा कि आप ऐसे क्रैश कोर्सेज देखो, थोड़ा प्रोजेक्ट्स देखो, फिर आप ट्राई करो और ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो काफी लोग बोलते हैं कि ऐसे पेड कोर्सेज आर वेरी यूजफुल लाइक बूट कैंप्स एंड ऑल। लाइक आपको क्या लगता है कि कौन कौन से अगर कोई पेड कोर्सेज लेने चाहिए किसी को, तो विच कोर्सेज आर बेटर एंड लाइक व्हाट डू यू रिकमेंड, या आपके दोस्तों ने कोई कोर्सेज लिए हो जिनसे उनका फायदा हुआ हो तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते तो पेड कोर्सेज के बारे में आई डू नॉट हैव मच आइडिया बिकॉज मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी नहीं लिया। आई ओनली वेंट फॉर फ्री कोर्सेज। मेरे जितने भी दोस्त थे मेरे कॉलेज में, दे आर इन गुड इनफ प्लेसेस एंड उन्होंने कभी पेड कोर्सेज नहीं लिए। दे ऑल्सो वर्कड ऑन फ्री रिसोर्सेज। तो फ्री रिसोर्सेज से भी यू कैन लाइक पेड कोर्सेज, हाँ इफ यू टेक पेड कोर्सेज थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है अप्रोच। फ्री रिसोर्सेज से अगर आपको करना होता है देन यू हैव टू स्ट्रीमलाइन द अप्रोच योरसेल्फ। तो वो स्ट्रीमलाइनिंग खुद से करनी पड़ती है वर्सेस समवन एल्स इज डूइंग इट फॉर यू। बहुत अच्छे रिसोर्सेज जैसे एज आई सेड, मतलब फ्री कोड कैंप है। फिर और दो तीन क्रिएटर्स है जिनके कोड विथ हैरी है, दो तीन क्रिएटर्स है जिनके लाइक ये सब फ्री के वीडियोस जो है, जो भी वो सिखाते हैं कोडिंग वीडियोस, दे आर वेरी ग्रेट एंड दे आर कंपेरेबल टू पेड कोर्सेज एज वेल। तो ऐसी देर इज नो नेसेसिटी ऑफ टेकिंग पेड कोर्सेज इफ यू आर इनफ, इफ यू थिंक दैट यू आर गुड इनफ दैट यू कैन मैनेज कि मुझे एक डायरेक्शन पता है एंड आई नीड टू वर्क ऑन दैट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन लाना इज इम्पोर्टेंट। इफ यू कैन ब्रिंग इट बाय योरसेल्फ यू कैन डू इट फ्रॉम फ्री कोर्सेज। If you don't think you can bring it by yourself or you need some help for it, you can go for paid courses. हो। Apart from that, like DSA and development, open source. So you said that you should start in December, and then you have to do some application, as you said about Google Summer of Code and all these things. So you said that you have to start in December, then there will be some application you have to contribute. So how this process is done step by step if somebody wants to do. Okay, so talking about Google Summer of Code as one example. So December, I'm saying because you get your applications in March, you have to have 3 4 months before so that you can actually show something good enough. And December, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कि December is the like point you should start, उससे पहले नहीं कर सकते। जितना पहले करोगे it's good for you. December is the एक आइडियल टाइम मैं बोल रहा हूँ बिकॉज उतने टाइम में यू कैन स्टार्ट वर्किंग। लेट्स से यू हैव 4 months। पहला महीना यू अंडरस्टैंड द कोड बेस, थोड़ा बहुत बग सॉल्व कर लो, छोटे छोटे इश्यूज जो है सॉल्व कर लो एंड यू कैन गेट अ गुड आइडिया ऑफ द कोड बेस बाय देन। सेकेंड मंथ में यू स्टार्ट वर्किंग ऑन स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट्स जिससे दैट हैव importance, high importance और medium importance, and you start मतलब उनके नजरों में आना स्टार्ट कर रहे हो तुम धीरे धीरे। थर्ड मंथ यू वर्क ऑन सम टास्क दैट इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स एंड ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। तो उसमें उस पॉइंट पे यू आर इन देयर, मतलब उनके नजरों में तुम हो, प्लस यू हैव वर्कड ऑन समथिंग वर्थ वाइल जिससे वो उनको पता है कि तुम्हारे स्किल्स आर सफिशिएंट टू डील विथ गुड इनफ प्रॉब्लम्स। एंड फोर्थ महीना इज बेसिकली तुम्हारा एप्लीकेशन पीरियड जिसमें तुम्हें बेसिकली प्रपोजल बनाने में टाइम लग जाएगा,
तो उसमें तुम्हें लिखना होगा कि हाउ डू यू विश टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कैसे तुम सॉल्व करोगे, स्टेप्स, टाइमलाइन, सब कुछ तुम्हें लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे। तुम्हारा बेसिकली बहुत सारे सैम्पल प्रपोजल्स होते हैं गूगल समर ऑफ कोड के। तुम आर्काइव में आप चले जाओ, उसके आर्काइव में यू कैन गेट प्रीवियस ईयर प्रपोजल्स, उससे इंस्पिरेशन ले लो। बट हाँ, वो 1 महीना तुम्हें प्रपोजल बनाने में चले जाएंगे, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि योर प्रपोजल इज गुड इनफ सो दैट फाइनली वो जाके एक्सेप्ट हो जाए। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बेसिकली लास्ट मिनट ऑर्गेनाइजेशंस आई कॉल दम। इट्स बेसिकली कि तुम्हें उन्हें पहले से, यू डू नॉट नीड टू like work with them before to be selected. They select you only basis of your proposal as well as on the basis of your experience. But us type of organizations mein mostly there is very high competition, and because people like the organization mentors, they do not know ki tum kaun ho pehle se. They just like judge it based on what you have put front, and it's not necessary कि one single application or one single piece of paper determines who you are. तो उनमें selection is quite difficult. But if you've worked with someone, let's say I have worked with some co-worker on some project, so I know ki what kind of skills he has because I've spent that much time with him. I've seen him work on something, so I can vouch for him better. तो ये वाली vouch वाली चीज जो आ जाती है, if someone can vouch for you, then you are more likely to get selected. तो इसीलिए the longer you work with someone, the more belief they have in your skills, and the more they'll be able to vouch for you. And if they can vouch for you, you'll get selected. So a lot of times what happens is like people want to work with industry level projects, but most of the cases when they make one project which is for themselves, like college project or छोटे मोटे projects जो लोग normally बनाते हैं colleges में, and after that when they see a big giant code base in industry, like suppose it is some open source code base of any like Mozilla or whatever, so when they see that they feel that there is some kind of knowledge gap when they were Hmm. making one normal project for himself or his college. Apart from that, there is industry which is like slightly like there is a knowledge gap in between. So Yes. there is a knowledge gap. How to fix that thing and fill up that gap? Okay. Knowledge gap to fill up that, let's say navigating huge code bases. First thing is you've got to reach out to people. जितना ज़्यादा you'll ask questions, जितना ज़्यादा you'll put yourself out there, the more chances are that you'll get your questions answered. Let's say एक मैं सडनली एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, आई डू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट बिकॉज बहुत ज्यादा कोड बेस है, बहुत बड़ा कोड बेस है, कहाँ से स्टार्ट करना है कुछ आई डोंट नो। उनके कम्युनिकेशन चैनल्स है, वहां पे जाओ, यू पुट इट दैट ओके आई एम न्यू हियर, आई वांट टू कंट्रीब्यूट, आप मुझे बताओ कि हाउ डू आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। दे विल गिव यू अ स्टार्टिंग पॉइंट। एक बार तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, यू गो टू दैट प्लेस, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ओके ये ऐसे हो रहा है, ये यहाँ से वहां कॉल जा रही है, ये इस माइक्रो सर्विस को कॉल कर रही है, वो माइक्रो सर्विस वहां पे चीजें पुट इन कर रही है। यू गेट स्टक समवेयर, ओके मेरे को पता है कि ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, बट व्हाई इज इट कॉलिंग दैट, इसकी नेसेसिटी क्या है, ये तो वहां पे भी कॉल मार सकता था। you go, you ask that same question to that basically that communication channel कि okay आई, ऐसे मत करो बस कि तुम सीधा जाके बस क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। यू शो कि पहली चीज इज व्हाट आई हैव डन, what effort I have put in. Before you tell someone to help you with something, you have to show that you have put an effort yourself to figure out that. एंड जब फिगर आउट नहीं हो पाया देन ओनली यू आस्क्ड फॉर हेल्प। ऐसे नहीं कि फर्स्ट इंस्टेंट पे आई जस्ट वेंट फॉर हेल्प, आई डिडंट ट्राई टू फिगर आउट एनीथिंग बाय माई सेल्फ। there is a difference between that. There is a difference between just going and asking for help and giving it that much importance that you spend some time with it, you try to understand it by yourself, and only then if you can't figure it out you go and ask for help. So basically message तुम ऐसे put करो कि okay, I आपने मुझे बोला था to start from here, I went there, I started going through, I understand, I tried understanding the code base, I understood कि ये ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, but while going but while trying to go from here to here,
I face some problems, and what is that problem, then you describe. मतलब यहाँ पे तुम बता रहे हो कि you did put in some effort, then तुम बता रहे हो कि okay, यहाँ से यहाँ जब मैं करने जा रहा था because I was interested in it, I faced some problems. ऐसे जब मैसेज लिखोगे, देन पीपल आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड, एंड वहां पे मतलब तुम्हारी जो विजिबिलिटी चीज होती है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल आर देयर, वो सब बस पूछ लेंगे कि ये कैसे है। जब तुम ऐसे काइंड ऑफ मैसेजेस लिखते हो तो तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज एवरीवन व्हेन रीडिंग दिस मैसेज अंडरस्टैंड्स कि ओके, दिस गाय हैज पुट इन एफर्ट, दैट मीन्स because you will put in effort only in those places where you are generally genuinely interested. Random किसी चीज में you won't put in effort. When you put an effort in something, people understand that you are generally genuinely interested in that, and people like to work or want to work with someone who is genuinely interested in the thing they are working for, not in someone जो suddenly आता है एक दिन, he asks some question, next day गायब, वैसी चीजें they don't want. So if you understand, communication is also a very important skill जो तुम्हें सीखनी होगी in some point in your life, because communication, अगर ऐसी ऐसी चीज हो कि आई अंडरस्टैंड समथिंग बट आई एम नॉट एबल टू कन्वे इट इन अ गुड मैनर, देन देर इज दैट गैप विच कम्स इन. ये गैप क्लोज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू improve your communication skills. Basically it separates you from other people. While someone is there just putting some things out there, there is someone who is explaining everything before putting it out there. And then किसी भी चीज में you will always see that कुछ लोगों से तुम्हें कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करने में यू लाइक इट, कुछ लोगों से यू डोंट फील वेरी गुड अबाउट इट. यू लाइक कन्वर्सिंग और यू लाइक डिस्कसिंग अबाउट समथिंग इज बेसिकली समवन हु एक्सप्लेन्स थिंग्स बेटर. इफ यू वांट टू एक्सप्लेन थिंग्स बेटर, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. दैट इज समथिंग दैट इज वेरी अंडररेटेड इन दिस लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेक इंडस्ट्री, बिकॉज मोस्टली पीपल लाइक ठीक है, हार्ड स्किल्स करो, टेक स्किल्स बढ़ाओ, रिएक्ट करो, ये क्या बोलते, पाइथन करो, जैंगो करो, कुछ भी करो. बट अगर यू आर नॉट एबल टू कन्वे कि मैंने क्या किया है, देन इन द एंड वॉट एवर एफर्ट यू पुट इन, it will always be undervalued. Apart from technical skills, communication is very important. So like in most of the cases, people do not understand like how to improve their communication. People say like going into societies, like working in clubs, improve much of the communication. But like industry standard communication, like professional communication, is somewhat slightly different than casual. Yes. So, how do people approach when they do not know anything about professional communication or anything? For anything and everything out there, whatever you want to learn, because of the internet, there are resources everywhere. तो ऐसी नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि देर आर ओनली लेट्स से फ्री यूट्यूब वीडियोस बीइंग क्रिएटेड बाय क्रिएटर्स फॉर जस्ट डीएसए और डेवलपमेंट. कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर. तो किसी भी उसमें चले जाओ. फॉर इंग्लिश मोस्टली आइड से कि गो फॉर सम फॉरेन क्रिएटर आउट देयर हु इज बेसिकली ऑल, मतलब देर इज अ डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे हम जो करते हैं, यहाँ पे वी स्पीक इन मिक्स लैंग्वेजेस, वी स्पीक इन हिंदी, वी स्पीक इन इंग्लिश, वी स्पीक इन डिफरेंट वेज. बट जब तुम्हें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है, देन यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन इंग्लिश. लाइक व्हेन यू हैव टू एक्चुअली, मतलब where the casual conversation versus actual formal conversation. Formal conversation has always got to be in English. So in that case, I'd say ki go for some foreign creator who's out there, because it's not a debate between national and international. It's just a thing ki they always speak in English, so they are bound to be a little bit better. So that thing, because you want need to have that edge, you can go for Indian creators as well. They are also good enough in communication. But I feel, it's my opinion strictly, it's not anything like that. But I feel that if someone is spending 24 hours speaking English versus someone is speaking 8 to 10 hours speaking English, because they have more experience of it, they are mostly likely to give you much better opinions. So you go anywhere, you go to any YouTube video, you start learning what they say. मतलब थोड़े थोड़े वो advices देंगे कि okay, next time you speak, you try to speak in this manner, you try to जैसे मैंने अभी बोला कि how to write a message.
ऐसी चीजें दे विल एक्सप्लेन इट टू यू. नेक्स्ट टाइम यू आर डूइंग दैट, यू ट्राई टू अप्लाई दैट. पहली बार नहीं हो पाएगी. फर्स्ट टाइम यू गो, यू डू, यू गिव, यू आर एबल टू गिव 10%. तो जैसे जैसे यू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग विद पीपल, ऐसी बात नहीं है कि यू जस्ट मतलब मुझे सिनेरियोज नहीं मिल रहे बात करने के लिए. यू कैन यूज योर फ्रेंड्स फॉर दैट. लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम मॉक इंटरव्यूज जैसे करते हो, तो देर इज अ चांस कि तुम आराम से उनके साथ लेट्स से दिन में अगर तुम उनके साथ 3-4 घंटे बात कर रहे हो, 1 hour you speak in English, 1 hour you try to perfect your skills by speaking in English, by considering कि okay they are someone, let's say मेरा मैनेजर है, जिसे मुझे कुछ प्रेजेंट करना है, तो वो अज्यूम करके तुम बात करो. रेस्ट 3 आवर्स आराम से हिंदी में बात करो, जैसे बात कर रहे हो बात करो. बट अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है देन यू हैव टू प्रैक्टिस. डेली प्रैक्टिस करो, इट वुड हेल्प यू अ लॉट. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा बेटर होगी चीजें. So apart from that, mostly like people do not know much about companies like HackerRank. Who are in tech, they know, but mostly other people do not know. So can you briefly tell what are the salary ranges for internship and full-time roles in that company? I can't disclose the exact numbers, but mostly I'll say internship stipend ranges from 50K to 1 lakh. And like CTC for full-time roles for fresher conversion, it's mostly between 20 to 30 lakhs. So apart from that, like you said that अगर आप normally भी apply करते हो तो भी आप shortlist हो सकते हो hacker rank जैसी companies में. ऐसा जरूरी नहीं है you get a referral and then apply Yes. these. So these are the things. So suppose if somebody wants to get a referral, like I just said about communication, right? So if Yes. somebody is trying to communicate with somebody to get a referral to get into the organization like HackerRank or any organization, Yes. so how should he approach the person on any social media, like LinkedIn, Instagram, whatever it Say I'm giving an example of LinkedIn. So you, let's say, are about to ask for a referral from someone. You have seen ki you have to spend some time understanding that person, understanding the work he does. जैसे उन्होंने उनके क्या बोलते हैं अबाउट या बाई लाइन में लिखा होगा कि वो क्या करते हैं डे टू डे ऑफिस में. तो यू गो, यू सी कि ओके ये बंदा इस चीज में काम करता है. देन यू गो, यू रिसर्च अ बिट अबाउट दैट. यू अंडरस्टैंड कि ओके इस चीज में है क्या. देन यू गो, यू मैसेज देम कि okay, I saw that you were working on this. I checked it out, found that this is the thing that is happening in that. उसके बाद यू से कि या आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट एंड आई फाउंड योर इनसाइट्स वेरी वैल्यूएबल. मतलब उनसे कुछ भी चीज पूछो उनके काम के रिलेटेड. एक बार यू गेट दैट कॉन्वर्सेशन फ्लोइंग, तो फिर तुम जाके यू कैन आस्क फॉर रेफरल. ऐसे मतलब सीधा इफ यू आस्क फॉर रेफरल, पीपल मे गिव इट बट देर इज अ चांस दैट दे मे नॉट. So it's better to get an understanding of what kind of work they do. Then on the basis of that you can ask कि okay you are doing that work, मुझे भी इस kind of thing में interest है, and seeing that you are doing such great work in this company, I was also thinking whether it would be possible for you to refer me for this role. Also it is very important, role का नाम दो, job ID दो, and if possible career links का page दो. वो दो and then you attach your resume with it, and you say कि okay if when you get time and if you think that I'd be deserving of this referral, I would request you to please refer me for the role. Matlab, I have also referred many people for HackerRank, and it's the always the thoughtful messages that actually take time to understand what you do. It's mostly those messages that get valued more rather than सीधा someone asking, hey, could you refer me for this role? This is the मतलब वो जॉब आईडी भी नहीं डालता. मैंने बहुत लोगों को देखा है, कैन यू रेफर मी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल एट हैकर रैंक. मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल है, कौन सा क्या है. एटलीस्ट जॉब आईडी लिंक कुछ तो दो. रेज्यूमे भी नहीं देते, फिर बोलते सीधा कि कैन यू रेफर मी. तो वो सब अगर करोगे देन देयर इज वेरी लेस चांस यू गेट रेफर्ड. Okay. हाँ तो मोस्टली लाइक लोग जॉब आईडी तक नहीं दे रहे हैं, लोग ऐसे ही मांग रहे हैं रेफरेंस वे टू गेट इनटू दीज काइंड ऑफ like companies mostly like I do know that you said like all these software engineering roles
Like these kind of all roles are based on DSA and communication mostly. So a lot of times what happens is people also want to get into these kind of roles when AI is involved, like AI, data engineer, like AI ML engineer, data engineer, these kind of roles. So can you briefly tell, like, if somebody wants to get into AI roles or data roles, how should they approach these kind of? So I'll talk about the MLE role. MLE role, I have also worked closely with basically Abhi recently our team at HackerRank was hiring for an ML engineer. So basically my mentor who was there in HackerRank, so she was taking the interviews. So I have worked closely with her and I know that kya expectations थी for that role, and I'll speak with you in general. मतलब rather than some hypothetical case where मुझे मैं random advice दे रहा हूँ, this is something that actually happened. So I'll talk on the basis of that. So MLE role के लिए what we were seeing is that mostly people have superficial kind of knowledge, and उसमें we were seeing that people were not able to practically apply their skills. तो जैसे मैंने बोला था प्रोजेक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में भी प्रोजेक्ट्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बट दूसरे लेट्स से एमएलई रोल, एमएल इंजीनियर या इंजीनियर के लिए दे प्ले अ लॉट मोर इंपॉर्टेंस, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर अ बिग पार्ट ऑफ द रोल, एंड एमएल इंजीनियर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतनी ज्यादा नहीं आती. सो ओएस में डीएसए वगैरह उतना ज्यादा वैल्यू नहीं होता, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स उसमें ज्यादा वैल्यू होते हैं कि तुमने क्या करा है. बिकॉज थियोरेटिकल नॉलेज बहुत लोगों को होती है, लोग एक दिन पहले भी रट्टा मार के थियोरेटिकल नॉलेज निकाल लेते हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग कंपनीज वांट. तो दे value theoretical things. It's not that they do not value, but they value practical applications more. अगर दो कैंडिडेट्स हो जिसने एक को बस theoretical knowledge है, वो रैग एलएलएम्स फिर क्या बोलते हैं वेक्टर्स वगैरह सब कुछ पता है उसे, वेक्टर डीबी ऐसे अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करते हैं, वेक्टर शार्डिंग ऐसे करते हैं, सब कुछ पता है उसको. बट अदर वन हैज अप्लाइड इट, उसने एक रैक सिस्टम बनाया है, एक कहीं पे एक सिस्टम बनाया है विच एक्चुअली फेचेस थिंग फ्रॉम द नॉलेज बेस, उसके बाद वो एलएलएम से फिल्टरिंग आउट करके वो फाइनल आपको रिजल्ट देता है. सो द सेकेंड पर्सन विल बी वैल्यूड मोर जस्ट बिकॉज ही हैज अप्लाइड इट. इट्स नॉट जस्ट कि मुझे चीजें पता है कि कैसे करनी है एंड आई हैव नेवर पुट इन द एफर्ट टू एक्चुअली अप्लाई दो स्किल्स. तो वही मैं बोल रहा हूँ, जितना एफर्ट दिखेगा ना उतना ज्यादा कंपनीज विल अंडरस्टैंड दैट यू आर डिपेंडेबल. तुमने बस एफर्ट मारा है समझने के लिए वर्सेस तुमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए एफर्ट मारी है, दैट इज मोर वैल्यूएबल. तो हमने जो हायर कर रहे थे फॉर एमएलई, उसमें हमने देखा कि देयर वर अ लॉट ऑफ कॉलेज फ्रेशर्स हु जस्ट न्यू द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ थिंग्स. वो बता देंगे कि ओके यहाँ पे ऐसे होता है ऐसे होता है, दिस इज हाउ लेट्स से एलएलएम इज फाइन ट्यून, दिस इज हाउ लाइक चैट जीपीटी इज बिल्ड, दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मर्स वर्क, बता देंगे. कभी यूज नहीं किया है जीवन में, तो उस पॉइंट पे दे गेट रिजेक्टेड. बिकॉज फेक तो तुम कुछ भी सकते हो, बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं सीनियर इंजीनियर स्टाफ इंजीनियर की जगह जैसे कुछ भी फेंक सकता हूँ, बट एक्चुअल बिलीफ कि मैं वो कर सकता हूँ कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि आई हैव एक्चुअली अप्लाइड इन प्रैक्टिकल थिंग्स. Mm. Okay. So, like in learning these kind of skills, like mostly in AI, data, these kind of ML roles. So, what are the resources that you personally suggest, or whatever you have learned through the years? Okay, personally, what I've used for AI mostly is like, as I again said, YouTube is full of resources. उसमें से I used pre-code camp के resources. I've used some other creators as well. I don't remember the names exactly. But yeah, there was I don't remember actually. But anyway, yeah. Free Code Camp is a very good resource that will help you anywhere from AI, from development, anywhere. But basically things that are practical applications. Usme Free Code Camp is a very good resource. Other than that, you can actually go for research papers. AI agar domain hai and you're actually interested in working on core ML, artificial intelligence, then research papers play a very important part. You know कि क्या developments हो रही है in AI at that point of time. You have different journals. You have uh,
free journals, you have a lot of things. You have तो वही है कि research papers या फिर in journals से you get an idea of how AI, how ML systems are there currently, how LLMs are being built, how they are being fine tuned, क्या data sets है, क्या efficiency है, कौन से type of fine tuning क्या क्या use करा है, वो सब if you understand then that can help you a lot. So basically I'd say documentation is इसमें तो mostly I'd say documentation, research papers, journals, and obviously YouTube videos, because I for one I understand more by actually visualizing and seeing something rather than just by reading it. So YouTube videos have been a very integral part of anything that I've done. So इससे मुझे सबसे ज्यादा समझ आता है, and that's why I'd recommend YouTube videos the most. Like you want to send a message to youngsters or people who got laid off or Hmm. who are just starting out in tech, all these groups of people, what are the things that you will tell them? Okay, so mostly for people affected by layoffs or someone who's struggling with it, I'd mostly say that yeah, you can obviously do it. Time lagega, effort lagegi, but in the end you will be able to make it. It's not ki once you get laid off, you are never able to hire. I know it's a very big disappointment when a company is lay you off, but whatever work experience you've gained, this will help you in the future. This will help you actually get selected for other companies. It is a very difficult market out there recently, but everything will get better. पहले भी बहुत टाइम ये चीज हुई है कि there have been layoffs, but there have been mass hiring streaks as well after that. So yeah, कुछ महीने it will be difficult, but if you power through, you do not give up, end में things will get better.